हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे मेडिसिन के बारे में जो कि लगभग हर एक उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसको डायबिटीज टाइप 2 की प्रॉब्लम होती है। या तो सिंगल दिया जाएगा स्टार्टिंग स्टेज में क्योंकि फर्स्ट लाइन ड्रग का एग्जाम्पल है, या तो किसी दूसरे ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में दिया जाएगा ताकि उस व्यक्ति के ब्लड के शुगर के लेवल को हम मैनेज कर सकें। इस ड्रग की एक अच्छी बात यह होती है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कॉज करता, यानी कि बहुत ज़्यादा आपकी शुगर को लो करके आपको थकावट चक्कर का एहसास करा दे, ऐसा नहीं करता जैसा कि दूसरे एंटी डायबिटिक ड्रग करते हैं। तो आखिर इस ड्रग का ब्रांड नेम क्या है, एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या है, कैसे काम करता है, कौन सी कैटेगरी में इसको रखा गया है, आज सब कुछ आप जान जाओगे इस वीडियो के अंदर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट के थ्रू। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा ड्रग है इसका ब्रांड नेम ही यहाँ लिखा है ग्लाइकोमेट 500 SR। ये तो एक ब्रांड नेम है, इसे बनाने वाली कंपनी है यूएसपी प्राइवेट लिमिटेड। तो आखिर इस ग्लाइकोमेट 500 SR का पूरा मतलब क्या है और इसके अंदर के कौन कौन से कॉन्स्टेंट है, हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नाम से समझ में आ जाएगा ऐसा पूरा सच नहीं है। इस ग्लाइकोमेट 500 SR का जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है वह है आपका मेटफॉर्मिन। ये मेटफॉर्मिन आपका मेन ड्रग है, लेकिन नीचे में यहाँ पे SR दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सस्टेन रिलीज टैबलेट। सस्टेन रिलीज टैबलेट का मतलब क्या है? देखो, अगर आप एक नॉर्मल टैबलेट लेते हो और ये टैबलेट अगर आप लेते हैं बिना सस्टेन रिलीज का तो ये यूं फास्ट काम करेगा और अपना एक्शन खत्म कर देगा। लेकिन जब आप बात करते हो सस्टेन रिलीज की तो ये अपना जो एक्शन है वो थोड़ा लंबा खींचता है, धीरे धीरे खींचता है, धीरे धीरे खींचता रहता है और ये लंबा खींचता है। तो इस तरीके से इसने यहाँ के एक्शन को थोड़ा यहाँ तक और खींच के रखा, यही आपका सस्टेन रिलीज कहलाता है। यानी कि इसके रिलीज के पैटर्न को थोड़ा सा हम आगे और खींच के लेके जाते हैं, वही आपका सस्टेन रिलीज है। अब इसमें कंसंट्रेशन की बात करें तो वहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है IP 500 mg, यानी कि यहाँ पे जो मेटफॉर्मिन है वह इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन को फॉलो करके बनाया गया है और इसका जो कंसंट्रेशन है वह है 500 mg, जैसा कि उसके नाम में भी लिखा हुआ है। इसके बारे में कुछ और बात करेंगे, बस एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा जो कि आवश्यकता तो नहीं है फिर भी मैं डिस्कस करूँ, वो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिजर्व इन वेल क्लोज्ड टाइट रेजिस्टेंस कंटेनर एंड स्टोर एट कंट्रोल रूम टेम्परेचर। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो बता दूं, क्योंकि किसी भी ड्रग का जो एक्सपायरी डेट होता है ना, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने उसे स्टोरेज कंडीशन में जैसा रखने को कहा था वैसा रखा है कि नहीं। अगर आप जैसा रखने कहा है वैसा रखोगे तो उसकी एक्सपायरी डेट उतनी तक रहेगी जितना मेंशन है। बट अगर आपने इसकी कंडीशन को एडवर्स में रखा, सही तरीके से नहीं रखा, तो वो ड्रग पहले से ही एक्सपायर हो सकता है। चलिए, ये तो हो गई कुछ जुड़ी हुई बातें। अब हम मूव करते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। ये जो आप देख रहे हो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, आखिर ढूंढो कि इस ओरल एंटी डायबिटिक क्लास में कहाँ पे आपका मेटफॉर्मिन प्रेजेंट है। या अगर यहाँ पे देखें तो ये रहा आपका मेटफॉर्मिन जो कि लोकेटेड है बाईगुआनाइड के अंदर। यहाँ पे देखिए बाईगुआनाइड है AMP के एक्टिवेटर के अंदर ये आपका मेटफॉर्मिन। तो ये जो आपका बाईगुआनाइड है वो फिर से किस क्लास के अंदर इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे देखिए ये समझ में आएगा, ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसा ड्रग जो कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस से ओवरकम करके आपको बेनिफिट देने का काम करता होगा। अब आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि हमारा ड्रग किस मैटर में घूमने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि इस ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग में डायबिटिक का क्या मतलब है, फिर समझोगे कि एंटी डायबिटिक ड्रग काम किस प्रिंसिपल पे करते हैं। डायबिटिक यानी कि मधुमेह, यानी कि शक्कर की बीमारी, यानी कि लोग इसे शुगर की बीमारी कहते हैं। एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे आपके ब्लड में वो जो ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए उससे ज़्यादा ही ब्लड ग्लूकोज प्रेजेंट हो जाता है। और इसके पीछे कारण ये है कि भाई अगर ब्लड में ग्लूकोज आ रहा है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा। वो ब्लड में इसलिए आ रहा है ताकि वो फिर ब्लड से सेल तक मूव कर सके, हमारे शरीर के सारे सेल उस ग्लूकोज को यूज़ कर सकें और ग्लूकोज से एनर्जी बना सकें और फिर एनर्जी आपको दे सकें और आप अपना काम कर सको। यही तो कारण है ना, जब आप कभी थक जाते हो, भागते दौड़ते हो तो ग्लूकोज ले लेते हो तो आपको एनर्जी आती है। इसका मतलब तो साफ है कि एनर्जी के लिए ग्लूकोज का होना बहुत आवश्यक है। तो फिर आखिर यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज है वो ब्लड से सेल में मूव नहीं कर पाता और वो अपने आप ब्लड में बढ़ते रहता है। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल देखें तो देखिए ये आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाता हूँ। ये अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है और आपका ये स्टमक है,
आपने यहाँ पे फूड कंज्यूम किया, कोई भी फूड मान लेते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा मानते हैं कि ऐसा फूड जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होगी, वैसा फूड आपने लिया हुआ है। ये फूड आपके इसोफेगस से होता हुआ आपके स्टमक में पहुँचेगा। इस स्टमक में आपके पैराइटल सेल हैं, ये पैराइटल सेल यहाँ पे एसिड सीक्रेट करेंगे और ये एसिड और दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम इसे डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। जब ये फूड आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स से सिंप्लेक्स फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगे, फिर ये आगे जाएगा और आगे जाते जाते ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर बढ़ेगा। तो ये जो आपका सब्सटेंस अब डाइजेस्ट हो चुका है और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट देन ग्लूकोज होंगे, तो अब यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में पहुँचेगा और इस ब्लड से शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुँचाया जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के तो ये आपका जो ग्लूकोज है वो पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये जो ग्लूकोज बना हुआ है वो सीधे सीधे ब्लड से शरीर के सेल तक ऐसे नहीं पहुंचता, इसको पहुंचने के लिए एक स्टेप से और गुजरना पड़ता है। तो ये ग्लूकोज, ये देखो यहाँ पे आपका पेनक्रियाज, इस पेनक्रियाज से आपका जो स्पेसिफिक सब्सटेंस है जिसे हम लोग इंसुलिन कहते हैं, ये इंसुलिन निकल करके आएगा, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड से निक्रिएट किया जाने वाला हार्मोन है। ये इंसुलिन आएगा इस तरीके से और यहाँ पे एक इंसुलिन का रिसेप्टर है या बाइंडिंग साइट भी बोल लो। तो ये इंसुलिन का बाइंडिंग साइट है, इस पे ये इंसुलिन जो कि अभी ऊपर से आके देखते रहे हो, ये अगर आके यहाँ पे बाइंड होगा तो इसके बाइंड होते ही ये एक दरवाज़ा है जो इस तरीके से खुलेगा और इस दरवाज़ा के खुलते ही जो ग्लूकोज है वो आपके सेल में आ पाएगा। तो इस ग्लूकोज को जो कि ब्लड में है उसमें से सेल तक पहुँचने के लिए इंसुलिन का होना बहुत आवश्यक है। यानी कि पूरा का पूरा की प्ले रो जो आपका कर रहे की प्लेयर रोल जो आपका है वो आपके इंसुलिन का है। इसलिए इंसुलिन एज अ की ही काम कर रहा है, लॉक एंड की का प्रिंसिपल काम कर रहा है। अगर मैं रिसेप्टर को लॉक मान लूँ तो ये लॉक तब तक नहीं खुलेगा जब इंसुलिन जैसे की को मान लूँ तो ये की इस रिसेप्टर पे नहीं बैठेगा। तो ये की प्लस ये लॉक दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ये ओपन हो जाएगा और इसमें से ग्लूकोज जो है आपके सेल तक पहुंच पाएगा और इसे आप यूज़ कर लोगे। लेकिन सोचो कि किसी कारण से ये इंसुलिन किसी भी कारण से या तो नहीं बन रहा हो, या तो रेजिस्टेंस डेवलप हो गया हो, या तो कुछ और कारण हो गया हो, ये इंसुलिन नहीं आ रहा, इतना तय है। तो इससे क्या होगा कि जो ब्लड में ग्लूकोज आ रहा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से वो तो बढ़ता जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ग्लूकोज तो कंटिन्यू आना शुरू कर रहा है और आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। इसको अब यहाँ पे देखो, तो इस तरीके से नॉर्मल ग्लूकोज मान लो 2 होना चाहिए था, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन इस ग्लूकोज को फर्दर इंसुलिन के द्वारा यूज़ नहीं किया गया। तो ये अब ग्लूकोज कैसा हो जाएगा, इंसुलिन करता तो मैनेज होता, इंसुलिन अब इसे यूज़ नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे केस में आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा और यही फिर डायबिटीज़ की कंडीशन आ जाएगी। अब इसको आपको मैनेज करना है। तो ये जो ग्लूकोज है वो बहुत अधिक मात्रा में बन गया है और यही हाइपरग्लाइसेमिया या डायबिटीज़ कॉज करेगा। अब इसके ऊपर काम करने वाले ड्रग को ही एंटी डायबिटिक ड्रग कहते हैं। यानी कि ऐसे ड्रग जो कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को मैनेज करने का काम करते होंगे उसे एंटी डायबिटिक ड्रग कहते हैं, क्योंकि जड़ से तो साफ करने की संभावना बहुत ही कम होती है जब तक आप कोई दूसरे मेजरमेंट, वर्क, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कंजप्शन ऑफ गुड फैटी फूड्स जैसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इनका यूज़ नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। अगर हमको सॉल्व करना है तो क्या क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे, एक बार हल्का सा क्लासिफिकेशन को बस देख लीजिए। पहला तरीका है इनहैंस इंसुलिन सीक्रेशन। आप चाहते हो कि ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम कम से कम हो, जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, तो इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये इंसुलिन रिलीज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा, इंसुलिन अगर है बट उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है तो उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा, जैसा कि अभी आप देखोगे। और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करना पड़ेगा, रिटार्ड कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। तो ये जो मैंने कार्ब्स बताए थे, ये कार्ब्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहे थे, अगर इन्हीं को हम इनहिबिट कर दें तो वो एक काम आप कर सकते हो। और दूसरा ड्रग है जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। फिलहाल अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रेटजी को, लेकिन समझ लेते हैं ब्रीफ में आखिर टाइप ऑफ डायबिटीज़ है क्या, तभी आपको समझ में आएगा इसके काम करने का तरीका। जो डायबिटीज़ है वो 2 मेन तरीके के होते हैं, और भी हैं बट मेन जो है वो मैं उसका डिस्कस करता हूँ। पहला है टाइप 1 और दूसरा है आपका टाइप 2। टाइप 1 को डायबिटीज़ को हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, वह है इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और यहाँ पे है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट यानी कि आपका टाइप 2। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसा टाइप ऑफ डायबिटीज़ है जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता। ऐसे सेल, पैनक्रियाटिक सेल, बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन बनाते हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए।
जब वो सेल जो कि इंसुलिन बनाते हैं वो खुद डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो वो कैसे भला बना सकते हैं इंसुलिन? वो नहीं बना पाएगा, ना थोड़ा भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं। इसलिए आपको हर बार बाहर के सोर्स से इंसुलिन को लेना पड़ेगा। यानी कि अब आप पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड हो गए हो? इंसुलिन के बाहर के सोर्स के इंसुलिन से डिपेंड हो गए हो, ना कि आपके अपने शरीर के अंदर का। इसलिए इसे कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। जबकि टाइप 2 का मतलब है एक ऐसा केस जहां पे आपकी बॉडी किसी तरीके से डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई है, पूरी जो सेल आपके इंसुलिन बना रहे हैं, हाँ इतना जरूर हो गया कि उसमें माल फंक्शन डेवलप हो गया है, तो जितना चाहिए था उतना नहीं बना पा रहे। अगर मान लो हमको एग्जाम्पल के रूप में 100 चाहिए थे इंसुलिन, तो ये 100 नहीं बना पा रहे हैं, लगभग 70 to 80 के आसपास बना रहे हैं। तो हमको इस कमी को, जो कि 80 से 100 के बीच हो सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, इसको पूरा करना है। और इसी को पूरा करने के लिए हमको इस ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग को यूज करना पड़ता है। ये उसके मेन 10 तरीके हो गए। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल और काम करेगा जो आज के ड्रग के रेस्पेक्ट में, ये ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस से ओवरकम करने का काम करता है हमारा मेटफॉर्मिन। अब इसके कंसेप्ट को जरा समझना कि ये कैसे काम करता होगा भाई। ये एक चीज़ ऐसा है कि जब कभी भी आप नॉर्मल व्यक्ति होते हो ना, तो ये जो आपका डाइजेशन सिस्टम होता है, वहाँ पे ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा बनता है, इस ग्लूकोज को वो भेज देता है आपके लीवर में। ये आपका लीवर है। ये लीवर एक प्रकार से बैंक का काम करता है। जब आपके पास पैसे थोड़े ज़्यादा होते हैं तो आप एफडी में डिपॉजिट कर देते हो, और एफडी में डिपॉजिट होने के बाद वो यहाँ पे आराम से स्टोर होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। अब जब ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको धीरे धीरे तोड़ते रहते हो, और तोड़ के उसका पैसा अपने काम के लिए पूरा करते रहते हो। तो अगर आपका जो एक्सेसिव ग्लूकोज था या है वो आपके लीवर में एज ए ग्लाइकोजन जमा हो रहा है, और कभी फ्यूचर में ये जो ग्लाइकोजन है आपके लीवर में, वो ग्लाइकोजन टूट रहा है, किसमें? ग्लाइकोजन टूट रहा है ग्लूकोज में। तो इस तरीके से ये जो ग्लाइकोजन स्टोर के फॉर्म में था वो टूट करके ग्लूकोज में आ रहा है और फिर से आपके ब्लड में जा रहा है। तो समझना, एक तो ऐसे ही ये ग्लूकोज आपके ब्लड में ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इसके लेके जाने वाले इंसुलिन नहीं है। दूसरा, आपके लीवर भी काम कर रहा है कि भैया जो ग्लूकोज आपने, जो ग्लाइकोजन आपने बचा के रखा था, उसको तोड़ करके और ग्लूकोज दे रहा है। तो दोनों तरफ से ग्लूकोज आ जाएंगे ब्लड में, तो लेवल तो ज़्यादा होना ही है। यही आपके डायबिटीज़ का कारण होता है। तो आपका जो ये ड्रग है ना मेटफॉर्मिन, वो इसी लीवर से ग्लूकोज के बनने को वाया द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसको रोकने का काम करता है, और इस तरीके से ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी को आपके ब्लड में कम करता है। दूसरा, ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जब कभी भी उसको, यानी कि इंसुलिन को, उसके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होने में कोई दिक्कत आ रहा हो, तो उसके कारण से वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन या बायोलॉजिकल एक्शन पूरा नहीं कर पा रहा हो, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, मान लेते हैं कि ये हमारा एक इंसुलिन का रिसेप्टर है, ठीक। दिस इज इंसुलिन रिसेप्टर, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। ये इंसुलिन रिसेप्टर है और ये आपका इंसुलिन है। ये इंसुलिन जब इस पे आकर के बाइंड होता कभी फ्यूचर में, तो क्या होता, ये अब इसको मैं हटा देता हूँ वापस से। तो अब देखो पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो देखिएगा। ये हमारा इंसुलिन और ये हमारा रिसेप्टर ऑफ द इंसुलिन, जब ये दोनों क्लब करेंगे ना, तो इससे इनकी स्टार्ट होगी बायोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, और ये अपना प्रोड्यूस इफेक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, ये जो ब्लड वेसल्स था, उस ब्लड वेसल में प्रेजेंट ग्लूकोज थे, इसको वो मूव करा के सेल्स तक पहुंचाने का काम करते। ये उनका बायोलॉजिकल एक्शन था। लेकिन अगर ये जो इंसुलिन है, इसके इस रिसेप्टर के बाइंडिंग होने में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा हो, तो जैसे अगर आप एक ताले पे चाबी लगाते हो, तो वो जो जगह है अगर वो सही सलामत होगी जिसमें चाबी लगती है, तब वो तो अच्छे से फिट हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। बट कभी कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि किसी कारण से लॉक जाम हो जाता है, थोड़े जंग लगने लग जाते हैं कि चाबी जो है ढंग से फिट हो नहीं पाती, तो आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, 2-3 बार मेहनत करनी पड़ती है, फिर जा करके वो खुलता है। तो हम एज्यूम करते हैं कि इस रिसेप्टर पे भी कुछ इस तरीके का मान लो रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर फैट। ये जो फैट है आपके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी हो सकते हैं, इनकी वजह से इसके बाइंड होने को थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो मिल रही है हम लोग को, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही, लेकिन जितनी मिलनी चाहिए थी, ये एरो अमाउंट को दिखाते हैं, इतना ना मिल करके आपको इतना मिल रहा है या इतना मिल रहा है, तो आपको जो बचा कुचा है उसी को मैनेज करना पड़ेगा। तो हमको इसी रेजिस्टेंस को हटाना है, और इसी रेजिस्टेंस को हटाने के लिए आपका जो मेटफॉर्मिन है वो भी काम करता है। दूसरा, कहीं कहीं ये भी लिटरेचर में लिखा हुआ है कि ये जो आपका मेटफॉर्मिन है वो इसी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से कम करता है। तो जब एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होगा तो अल्टीमेटली ब्लड में पहुंचेगा ही कम, और जब ब्लड में ही पहुंचेगा कम, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा
स्टोर होने की प्रॉब्लम तो होगी नहीं और इसकी वजह से आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का ड्रग, जिसमें हमने बात किया ग्लाइकोमेट 500 SR के काम करने के तरीके अंडर द एंटी डायबिटिक ड्रग क्लासिफिकेशन। आई होप कि आपको जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा, और अधिक डिटेल से समझना चाहते हैं इसके मैकेनिज्म को या डायबिटीज़ के मैकेनिज्म को, तो हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहाँ पे आकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।